गुरुवार को आंध्र प्रदेश के एलजी पॉलीमर्स प्लांट में गैस रिसाव की खबर के बाद अब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की एक फैक्ट्री में गैस लीक होने की खबर आ रही है। रायगढ़ में मौजूद तेतला में शक्ति पेपर मिल में जहरीली गैस की चपेट में आने के बाद 7 मजदूरों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें से 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर रवाना किया गया है। बिलासपुर रेंज के आईजी पुलिस दीपांशु काबरा ने बीबीसी से कहा कि लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी एक कागज फैक्ट्री में साफ सफाई का काम चल रहा था। उसी समय किसी जहरीली गैस का रिसाव हुआ और काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। ये घटना बुधवार की बताई जा रही है, जिसकी खबर जिला प्रशासन को गुरुवार को मिली। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा कि फैक्ट्री के मालिक ने हादसे के बारे में जानकारी छिपाने की कोशिश की और पुलिस को इस बारे में इत्तला नहीं की गई। इस बारे में केस दर्ज किया जाएगा। लॉकडाउन के बाद से ही छत्तीसगढ़ में सभी उद्योग धंधों पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद पिछले पखवाड़े राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ इंडस्ट्री को कामकाज की मंजूरी दी। पुलिस के अनुसार पेपर मिल का कामकाज शुरू करने से पहले साफ सफाई का काम चल रहा था। इस दौरान स्थानीय मजदूर एक रिसाइकिल चैम्बर की साफ सफाई कर रहे थे। उसी समय गैस रिसाव शुरू हुआ। इसके बाद एक एक कर मजदूर बेहोश होते चले गए। फैक्ट्री मालिक ने सभी मजदूरों को रायगढ़ के संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी खबर जिला प्रशासन को गुरुवार को मिली। इसके बाद जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल में जाकर भर्ती मजदूरों से मुलाकात की। इलाज के लिए भर्ती किए गए 7 मजदूरों में से 3 को वेंटिलेटर पर रखा गया था। इन 3 मजदूरों 35 साल के डोलामणि सिदार, 28 साल के सुरेंद्र गुप्ता और 40 साल के अब्दर मालाकार को बेहतर इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गैस रिसाव की असली वजह क्या थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद गैस रिसाव के वास्तविक कारण पता चल सकेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स प्लांट से गुरुवार को खतरनाक केमिकल गैस लीक हो गई। मौके पर सभी आपातकालीन सेवाएं पहुंच गई हैं और 300 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जब गुरुवार की सुबह प्लांट से स्टाइरिन गैस लीक हुई, तब आसपास के गांव के लोग सो रहे थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि प्लांट के पास करीब 3 किलोमीटर का इलाका जोखिमों से भरा है। इस फैक्ट्री से जो जहरीली गैस लीक हुई है वो स्टाइरिन गैस है। आइए जानते हैं कि ये गैस क्या है और इसके क्या खतरे हैं। स्टाइरिन का इस्तेमाल प्लास्टिक और रबड़ बनाने में होता है। इन प्लास्टिक या रबड़ का इस्तेमाल खाने पीने की चीज़ें रखने वाले कंटेनरों, पैकेजिंग, सिंथेटिक मार्बल, फ्लोरिंग, डिस्पोजेबल टेबलवेयर और मोल्डेड फर्नीचर बनाने में होता है। ये रंगहीन या हल्का पीला ज्वलनशील लिक्विड होता है। इसकी गंध मीठी होती है। इसे स्टाइरोल और विनाइल बेंजीन भी कहा जाता है। बेंजीन और एथिलीन के जरिए इसका औद्योगिक मात्रा में यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। तो स्टाइरिन के संपर्क में आने पर इंसानों पर क्या असर पड़ता है? स्टाइरिन की भाप अगर हवा में मिल जाए तो ये नाक और गले में जलन पैदा करती है। इससे खांसी और गले में तकलीफ होती है और साथ ही फेफड़ों में पानी भरने लगता है। अगर स्टाइरिन ज़्यादा मात्रा में सांस के जरिए शरीर में पहुंचती है तो ये स्टाइरिन बीमारी पैदा कर सकती है। इसमें सिर दर्द, जी मिचलाना, थकान, सिर चकराना, कन्फ्यूजन और पेट की गड़बड़ी होने जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन कहा जाता है। कुछ मामलों में स्टाइरिन के संपर्क में आने से दिल की धड़कन असामान्य होती है और कोमा जैसी स्थितियां तक बन सकती हैं। स्टाइरिन त्वचा के जरिए भी शरीर में दाखिल हो सकती है। अगर त्वचा के जरिए शरीर में इसकी बड़ी मात्रा पहुंच जाए तो सांस लेने के जरिए पैदा होने वाले सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अगर स्टाइरिन पेट में पहुंच जाए तो भी इसी तरह के असर दिखाई देते हैं। एपिडेमिक साइंस में कई अध्ययनों से ये पता चला है कि स्टाइरिन के संपर्क में आने से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा का भी जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि इस चीज़ को अभी पुख्ता तौर पर साबित नहीं किया जा सका है। तो क्या आम लोग भी इसके संपर्क में आ सकते हैं? क्योंकि स्टाइरिन केवल औद्योगिक रूप से इस्तेमाल की जाती है, तो जब तक आप इसके उत्पादन वाली जगहों पर काम नहीं करते हैं तो आपके बड़े पैमाने में इसके संपर्क में आने के आसार कम होते हैं। आम लोगों के बेहद कम मात्रा में स्टाइरिन के संपर्क में आने की संभावना बची खुची प्लास्टिक या पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से इसके पैदा होने से हो सकती है। हालांकि इतनी कम मात्रा का स्वास्थ्य पर कोई असर होने की आशंका नहीं है। कोरोना वायरस के टेस्ट को लेकर रोज नई खबरें आ रही हैं। कभी देश में टेस्टिंग की संख्या को लेकर विवाद होता है, तो कभी टेस्टिंग किट के दाम को लेकर। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत सरकार का नया दावा दुनिया में तहलका मचा सकता है।
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने एक नए तरह के टेस्ट को इजाद करने का दावा किया है। इसके तहत एक पतली सी स्ट्रिप होगी जिस पर 2 काली धारी दिखी नहीं कि आपको पता लग जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। CSIR के मुताबिक ये सुनने में आपको जितना आसान लग रहा है, करने में भी उतना ही आसान होगा। CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर काम करता है। इस तकनीक को 2 वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। भारत सरकार से इस तकनीक को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है और टाटा के साथ इसे बनाने का करार भी हो चुका है। केंद्र सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट में साफ लिखा गया है कि ये पूरी तरह से भारतीय टेस्ट है, जिसे एक साथ समूह में कई टेस्ट करने में काफी आसानी होगी। BBC से बात करते हुए CSIR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर मांडे ने बताया, ये पेपर बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें एक सॉल्यूशन लगा होता है। कोरोना वायरस के RNA को निकालने के बाद इस पेपर पर रखते ही एक खास तरह का बैंड देखने को मिलता है, जिससे पता लग जाता है कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। इस पेपर स्ट्रिप टेस्ट किट को इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के 2 साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है। देबज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैती, ये दोनों बंगाल के रहने वाले हैं और एक साथ काम करते हैं। BBC से बात करते हुए सौविक मैती ने बताया कि इस स्ट्रिप पर 2 बैंड होंगे। पहला बैंड है कंट्रोल बैंड। इस बैंड का रंग बदलने का मतलब होगा कि स्ट्रिप का इस्तेमाल सही ढंग से किया गया है। दूसरा बैंड है टेस्ट बैंड। इस बैंड का रंग बदलने का मतलब होगा कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है। कोई बैंड नहीं दिखे तो मरीज को कोरोना नेगेटिव माना जा सकता है। खास बात यह है कि ये टेस्ट ना तो रैपिड टेस्ट है और ना ही RT-PCR टेस्ट। ये एक तीसरे तरह का RNA आधारित टेस्ट है। सत्यजीत रे की फिल्मों के जासूसी कैरेक्टर की तरह इस टेस्ट को नाम दिया गया है फेलुदा। हालांकि ये नाम एक इत्तेफाक ही है, क्योंकि इस टेस्ट में डिटेक्शन की जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। लेकिन सौविक सत्यजीत रे की फेलुदा से इसकी समानता भी बताते हैं। उनकी फिल्मों की ही तरह ये फेलुदा भी कोरोना के मरीज को जासूस की तरह तलाश करेगा। डॉक्टर शेखर मांडे के मुताबिक दुनिया के दूसरे देशों में भी इस तरह के पेपर टेस्ट पर काम हुआ है, लेकिन हमारा काम बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा अलग है। वो इसलिए क्योंकि हम इस टेस्ट में दूसरे एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टेस्ट में इस्तेमाल होने वाली तकनीक को CRISPR CAS9 तकनीक कहते हैं। बाकी देश इस टेस्ट में CAS9 की जगह CAS12 और CAS13 का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के बर्कले यूनिवर्सिटी में इस तरह के टेस्ट पर काम हुआ है, लेकिन अभी वो इसके इस्तेमाल कोरोना टेस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर मांडे के मुताबिक मई महीने के अंत तक भारत में ये टेस्ट शुरू हो सकते हैं। इस टेस्ट की गुणवत्ता के बारे में जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाले RT-PCR की तरह इस टेस्ट के नतीजे भी उतने ही सही आ रहे हैं। भारत के वैज्ञानिक 28 जनवरी से ही टेस्ट को बनाने के काम में जुट गए थे। इस टेस्ट को बनाने वाले वैज्ञानिक सौविक के मुताबिक 4 अप्रैल के आसपास हमने ये तैयार कर लिया था, लेकिन इस किट के मास प्रोडक्शन के लिए हमें कंपनी के साथ की जरूरत थी। फिर इसके लिए टेंडर निकाले गए और बाकी जरूरी मंजूरी की प्रक्रिया को पूरा करने में महीने भर का समय और लग गया। पिछले दिनों भारत ने चीन से टेस्टिंग किट मंगाई थी, लेकिन इसके नतीजे ठीक नहीं आए। 3 राज्य सरकार ने जब शिकायत की तो ICMR ने खुद टेस्ट किट की जांच की, लेकिन उनकी जांच में भी वो किट फेल हो गए, तो भारत ने चीन को वो किट वापस कर दिए। भारत सरकार टेस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रैपिड टेस्ट किट भारत में लाना चाहती थी, लेकिन क्या इस पेपर टेस्ट किट के बाद रैपिड टेस्ट किट की जरूरत नहीं पड़ेगी? इस पर डॉक्टर मांडे कहते हैं, ये टेस्ट किट किसी से बेहतर या खराब नहीं होता। दरअसल RT-PCR टेस्ट करने में कुछ ज्यादा समय लगता है और उसकी कीमत भी ज्यादा है। पेपर बेस्ड टेस्ट में समय भी कम लगेगा और कीमत भी काफी कम होगी। पेपर बेस्ड टेस्ट में सैंपल लेने से नतीजे आने में 1 या 2 घंटे का वक्त लगेगा। कीमत के बारे में डॉक्टर मांडे ने कहा कि अगर इसका मास प्रोडक्शन होता है तो इसकी कीमत 300 से 500 रुपए के बीच हो सकती है। आने वाले दिनों में भारत कितनी मात्रा में इस टेस्ट किट का उत्पादन करने जा रहा है, इस पर डॉक्टर मांडे ने सीधे तौर पर अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मानना है कि आने वाले दिनों में कोरोना के केस बढ़ेंगे ही और हमें अपनी टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत भी पड़ेगी। दोनों ही सूरत में भारत के डिमांड को हम पूरा कर पाएंगे। BBC से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने भी कहा था कि अगले 2 महीने में भारत 5 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। जरूरत पड़ी तो टेस्टिंग की रणनीति में बदलाव लाकर सभी के लिए टेस्ट करवाने पड़े तो भारत इसकी तैयारी भी पूरी करेगा। भारत में फिलहाल RT-PCR टेस्ट ही हो रहे हैं, जिसके नतीजे वैसे तो 6 घंटे में आने का दावा किया जाता है, लेकिन लोगों को कोरोना टेस्ट के नतीजे मिलने में 1 से 2 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। इस सवाल के जवाब में सौविक कहते हैं, ऐसा नहीं है। पहले तो आप बीमारी को समझें। ये वायरस से फैलता है, इसलिए इस बीमारी के सैंपल लेने की प्रक्रिया में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। फिर सैंपल से RNA निकालने की प्रक्रिया भी जटिल है। ये टेस्ट लैब में ही हो सकता है और इसके लिए भी खास तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग ही इसे अंजाम दे सकते हैं।
इस टेस्ट में भी नाक और मुंह से स्वैब लिया जाता है, जिसे बफर ट्रांसपोर्ट मटेरियल में कलेक्ट करते हैं। इस मटेरियल की खासियत यही है कि इसमें वायरस नए नहीं बनते, फिर स्वैब को लैब में लाया जाता है। इसके बाद आरएनए निकाला जाता है और तब जाकर टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट देश के किसी भी पैथोलॉजी लैब में किए जा सकते हैं, पर भारत को मई के अंत तक इंतजार करना होगा, जब तक ये टेस्ट किट लैब्स में उपलब्ध होंगे। कोरोना वायरस से जुड़ी बुरी खबरों के बीच भारत की टेस्ट किट पर काम करने और कामयाबी मिलने की खबर सुखद एहसास देती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में भारतीय मीडिया से कहा कि दुनिया का चीन से नाराज होना भारत के लिए वरदान की तरह है। उनका मतलब यह था कि चीन से नाराज देश और कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों को चीन से बाहर लाकर दूसरे देशों में लगाने की कोशिश करेंगी और भारत के लिए ये एक बड़ा मौका होगा। कोरोना वायरस से दुनिया भर में हुई तबाही के बाद से भारत के मुख्य धारा के मीडिया और सत्तारूढ़ पार्टी के करीबी अर्थशास्त्री इस तरह की उम्मीदें जगाते आ रहे हैं। इस मुहिम को इस बात से भी बल मिल रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ आलोचना तेज कर दी है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ ये गंभीर आरोप लगाया है कि इसने शुरुआत में अपने देश में कोरोना वायरस के फैलाव को दुनिया वालों से छिपाए रखा, जिससे हजारों लोग मारे जा रहे हैं और आर्थिक तबाही हो रही है। हाल के एक सर्वे के मुताबिक 2/3 अमेरिकी चीन को ही कोरोना महामारी का जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में भारत में ये उम्मीद करना कि चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियां भारत का भी रुख करेंगी स्वाभाविक लगता है, लेकिन इस तरह की खबरें सच से दूर हैं। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के एक सूत्र ने बीबीसी को बताया कि चीन से बड़ी कंपनियों के पलायन की खबर जुमलेबाजी है। 2 हफ्ते पहले शंघाई में अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष केर गिब्स ने कहा कि हमारे सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि कंपनियां अपनी व्यावसायिक रणनीति में लचीलापन लाने पर विचार कर रही हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण कंपनियों का कोई सामूहिक पलायन नहीं हुआ है। फिलहाल अमेरिका और यूरोप महामारी की चपेट में हैं। भारत भी इससे अभी जूझ रहा है। दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लॉकडाउन में हैं। उधर चीन इस महामारी से लगभग बाहर निकल चुका है और इसकी अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट रही है। जाहिर है चीन में मौजूद विदेशी कंपनियां चीन की इस तैयारी का स्वागत कर रही होंगी। वास्तव में कोरोना वायरस के फैलने के बाद चीन से केवल जापानी मोटर कंपनी मज़दा ने अपनी फैक्ट्री का एक हिस्सा चीन के जियांगसू क्षेत्र से हटाकर 13,000 किलोमीटर दूर मैक्सिको में लगाया है। इसकी वजह चीन से नाराजगी नहीं थी, बल्कि जियांगसू में कोरोना के कारण वहां की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। सच तो यह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां केवल चीन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहती हैं, मगर उनकी मजबूरी यह है कि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्रोडक्शन में दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग गढ़ का मुकाबला कर सके। बड़ी कंपनियां चीन को इसलिए चुनती हैं क्योंकि ये एक वन स्टॉप शॉप है, यानी कच्चे माल से लेकर तैयार माल और उसके निर्यात तक की सारी सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियां चीन से दूसरे देशों में नहीं जा रही हैं। ऐसा पहले से ही हो रहा है। 3 साल पहले ये सिलसिला उस समय शुरू हुआ जब चीन में लेबर कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के कारण इसमें तेजी आई। विदेशी कंपनियों का फिलहाल फॉर्मूला है चाइना +1, यानी चीन में जमे रहो मगर एक कदम किसी दूसरी जगह भी रखो। इसका फायदा वियतनाम को हो रहा है। भारत के नाम केवल एप्पल का आईफोन XR आया, जिसकी असेंबलिंग यानी प्रोडक्शन से बाहर की चीजें चेन्नई में पिछले साल से शुरू हो गई हैं। भारत के आर्थिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भारत के पास अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के समय चीन में विदेशी कंपनियों को लुभाने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन ये अवसर हाथ से निकल गया। हैरानी इस बात पर है कि भारत का वाणिज्य मंत्रालय और दुनिया भर में भारतीय दूतावास पिछले 2.5-3 सालों से चीन और इससे बाहर सक्रिय विदेशी कंपनियों को भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद ये अवसर हाथ से निकल गया।
वाणिज्य मंत्रालय की इन्वेस्ट इंडिया एक अलहदा बॉडी इसीलिए बनाई गई है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 200 से अधिक कंपनियों ने भारत में कारखाने लगाने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन कोरोना के फैलने के बाद अब अगले 18 महीनों तक इसमें कोई गतिविधि नहीं होने की संभावना है। कोरोना वायरस से चीन की बदनामी को भी एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है, मगर मोदी सरकार जानती है कि फिलहाल कोई बड़ी कंपनी चीन से भारत आने का इरादा नहीं रखती। चीन के स्तर का बुनियादी ढांचा मजबूत करने का, वैल्यू चेन का निर्माण करने का और सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था को बनाने के लिए मोदी सरकार के 6 साल और इससे पहले यूपीए सरकार के 10 साल काफी थे। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो कोरोना और ट्रेड वॉर जैसे अवसरों के बिना भी कंपनियां भारत में प्रोडक्शन यूनिट्स लगाती। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 अगस्त को लाल किले से अपने पहले भाषण में विदेशी कंपनियों से कहा था, कम मेक इन इंडिया, लेकिन अब तक मेक इन इंडिया एक कामयाब मुहिम नहीं रही है। सच तो यह है कि विदेशी कंपनियां अब भी भारत में आने से हिचकती हैं। उनके लिए भारत के पक्ष में कुछ बातें हैं, जैसे कि स्किल्ड वर्क फोर्स की एक बड़ी संख्या, विशाल घरेलू बाजार, लोकतंत्र और सस्ती जमीनें। लेकिन चीन की तुलना में भारत कई क्षेत्रों में काफी पीछे है। कच्चे माल को प्राप्त करने से लेकर बने माल को बाजार में लाने तक की प्रक्रिया को वैल्यू चेन कहते हैं। इसमें चीन का मुकाबला दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पर आप रेडीमेड कपड़ों को ले लें, जिसमें कच्चे माल की खरीदारी से लेकर तैयार माल के सप्लाई करने तक 7 चरणों से गुजरना पड़ता है। लिवाइस जैसे बड़े गारमेंट ब्रांड के कपड़ों को शोरूम तक लाने के लिए इन 7 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। भारत, वियतनाम, बांग्लादेश में वैल्यू चेन के इन 7 चरणों से 2 या 3 मौजूद हो सकते हैं, लेकिन चीन में ये 7 एक जगह मौजूद हैं। अगर लिवाइस जैसी कंपनी है तो चीन में उत्पादन आसान भी होगा और सस्ता भी। दिल्ली के फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में चीनी मामलों के विशेषज्ञ फैसल अहमद कहते हैं कि चीन से बड़े उत्पादों और फैक्ट्रियों को हटाने के लिए दुनिया के दूसरे देशों में मुकम्मल वैल्यू चेन है ही नहीं। वो कहते हैं कि फिलहाल दुनिया की कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जहां या तो बड़े पैमाने पर उत्पाद के साधन हों या निर्यात का पूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके अनुसार भारत को अपनी वैल्यू चेन को मजबूत करने और टेक्नोलॉजी के आधुनिकीकरण की सख्त जरूरत है। सरकार के नजदीक माने जाने वाले आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों ने सुझावों में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए लैंड, पावर और लेबर के क्षेत्रों में सुधार पर जोर दिया है। हमें उग्र गति से जीएसटी परिषद के समान पर भूमि परिषद, एक श्रम परिषद और एक ऊर्जा परिषद बनाने की जरूरत है। ये उन विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता आसान करेगा जो कारखानों को स्थापित करना चाहते हैं या एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। भारत में औद्योगिक बिजली टैरिफ दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ में से एक माना जाता है। इसे कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोई समझौता होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफी जोर दिया है और इसमें बेहतरी भी हुई है, लेकिन बाहर की कंपनियां अब भी शिकायत करती हैं कि उन्हें योजनाओं की मंजूरी में कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकार को दिए सुझाव में एक सुझाव ये भी है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस का निर्माण प्रधानमंत्री के दफ्तर में हो और विदेशी कंपनियों को पीएमओ के अलावा कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। सुझाव ये भी है कि अगर चीन से मुकाबला करना है तो इन क्षेत्रों में काम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से होना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री को देश को $5 खरब वाली अर्थव्यवस्था बनाना है और कोरोना के बाद वाली दुनिया में आगे बढ़ना है तो अभी मौका है। वो कहते हैं, अभी करो, तेजी से करो।